संपूर्ण है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर 20 पंथी जूना मंदिर, आचार्य सुधर्म सागर जी दिगंबर जैन नसिया जी आदि आदि। यहाँ पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्राचीन है जो 17वीं सदी की है, जिसकी प्रतिष्ठा भट्टारक सुमत कीर्ति ने की थी। कलिंजरा का इतिहास 12वीं सदी के आसपास शुरू होता है। हुमर समाज के लोग यहाँ सागवाड़ा से आकर बसे थे। 14वीं 15वीं सदी में कलिंजरा प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। मुगलों के दक्षिण अभियान और मराठों के राजपूताना अभियान का रास्ता कलिंजरा से होकर ही जाता था। इसी कारण यहाँ के जैन मंदिर पर भी आक्रमण होते रहे। आक्रमण के समय खंडित की गई अनेक मूर्तियां यहाँ संरक्षित करके रखी गई हैं। दक्षिण अभियान जाती हुई सेनाएं, चाहे वो मुगलों की हो या दक्षिण से मराठों की सेनाएं हैं, वह कलिंजरा से होकर के गुजरती थी। और ऐसा माना जाता है कि दक्षिण अभियान के समय जो आक्रमणकारी यहाँ से गुजरते थे, उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा गुजरात के शासक भी जब वागड़ को लूट करके इधर से सागवाड़ा होते हुए इस ओर आए, तो उन्होंने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया। गुजरात के साबरकांठा जिला के भिलोड़ा नगर में अतिशय क्षेत्र ट्रस्ट के अधीन श्री 1008 श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन 52 जिनालय बना हुआ है। यह लाल पत्थर में बना हुआ स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यहां मानस स्तंभ बना हुआ है जो भीतर बाहर अपनी कलात्मकता के लिए हुमर समाज के मंदिरों में उत्कृष्ट माना जाता है। सागवाड़ा के पास स्थित खड़गदा में क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। माना जाता है कि क्षेत्रपाल जी का यह मंदिर वागड़ प्रांत में एकमात्र है। प्रतापगढ़ राज्य के क्षेत्र में स्थित धरियावद नगर में श्री 1008 श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर अपने आप में अनूठा है। घाटोल में श्री 1008 श्री वासुपूज्य 13 पंथी दिगंबर जैन 52 डेरी जिनालय बना हुआ है। गुजरात के संतरामपुर का दिगंबर जैन मंदिर भी हुमर समाज में अपना खास महत्व रखता है। अब मैं तुम्हें प्रतापगढ़ के बारे में बताता हूं। प्रतापगढ़ का हुमड़ों के इतिहास में बड़ा स्थान है। तुम लोग जानते हो प्रतापगढ़ कैसे बसा है? कैसे बसा दादाजी? इसका भी एक इतिहास है। ये मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। हुआ यह है कि मेवाड़ में राजगद्दी को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया। तब छोटे राजकुमार खेमकर्ण ने इस गृह युद्ध को टालने का प्रयास किया और वो मालवा की तरफ चले आए। सन 1437 में उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। उन्हीं के वंशज महारावत विक्रम सिंह ने सन 1531 में भील राजा भामरदेव को मारकर उसकी रानी देवली के नाम पर देवलिया नगर बसाया। देवलिया ही आज देवगढ़ कहलाता है। 16वीं शती में देवलिया के महारावत हरि सिंह के राज में वर्षावत शाह नामक मंत्री थे। ये हुमड़ थे। इन्हीं के मंत्री काल में देवलिया राज्य में बड़ी प्रगति की थी। राजा उनकी बड़ी इज्जत करता था। इसलिए वर्षावत शाह ने जब हुमड़ों को देवलिया में बसाने की बात महाराज हरि सिंह के सामने रखी तो उन्होंने खुशी खुशी बात मान ली। तब वर्षावत शाह ने सागवाड़ा से 1000 हुमड़ परिवारों को लाकर देवगढ़ में बसाया। वर्षावत शाह ने हुमड़ों के लिए देवगढ़ में मंदिर बनवाना आरंभ किया, पर उनके जीवन काल में यह पूर्ण नहीं हो सका। उनके पुत्र वर्धमान शाह और पौत्र दयाल शाह ने इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। यही मंदिर देवगढ़ का बड़ा मंदिर या मोटा मंदिर कहलाता है। पर इसी समय एक बड़ी घटना हुई। बात है सन 1698 के आसपास की। देवलिया के महारावत प्रताप सिंह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उन्हें देवगढ़ की जलवायु रास नहीं आई। वैद्यों की सलाह पर उन्होंने करीब 14 किलोमीटर दूर घोगेरिया खेड़ा, जिसे लोग डोडेरिया खेड़ा भी कहते रहे हैं, नामक गांव की समतल भूमि पर अपने नाम से नया नगर बसाया और वहां रहने लगे। इस नए नगर को ही आज हम प्रतापगढ़ कहते हैं।
देवलिया प्रतापगढ़ राज्य में मंत्री पद पर हमेशा हुम्मड़ी कायम होते रहे हैं। हुम्मड़ों की अपनी एक खासियत थी कि वह ईमानदार, मेहनती और काम के प्रति निष्ठा रखते थे और उसी वजह से उन्हें हमेशा मंत्री पद या अन्य कई पद जो शासन में महत्वपूर्ण होते थे दिए गए थे, जैसे कि कामदार, दीवान, खासगी, हवालदार, कोतवाल आदि आदि। 17वीं सदी में कई राज्य बिगड़े और समाप्त भी हुए, लेकिन देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की हमेशा उन्नति होती रही और उस उन्नति का प्रमुख कारण वहाँ पर हुम्मड़ों द्वारा शासक को प्रमुख सहयोग देना और अपनी निष्ठा से उस शासन को चलाना। आज प्रतापगढ़ में हुम्मड़ों के कई मंदिर हैं, पर सबसे प्रतिष्ठित है जूना मंदिर। जूना मंदिर पहले चैत्यालय के रूप में महारावत सामंत सिंह के शासनकाल में 18वीं सदी में आरंभ में बनाया गया था। फिर 19वीं सदी के मध्य में इसका विस्तार हुआ। इस मंदिर में 12वीं से 20वीं सदी तक की मूर्तियां स्थापित होती रही हैं। गुमान जी का मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहां स्थापित मूर्तियां मनमोह लेती हैं। नया मंदिर भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इसका निर्माण मूल संघ बलात्कारगण ईदर शाखा के भट्टारक श्री चंद्र कीर्ति जी की प्रेरणा से बीसा हुम्मड़ समाज ने किया था। बमोतर शांतिनाथ अतिशय क्षेत्र का भी बड़ा महत्व है। यह प्रतापगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें प्राचीन मूर्ति पार्श्वनाथ की संवत 1659 की है। महारावत रघुनाथ सिंह जी के महाराज कुमार मानसिंह ने इस मंदिर के लिए जागीर दी थी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार संवत 1960 में हरजी टेकचंद ने करवाया था। संवत 1990 में कोटड़िया सेठ श्री घासीलाल जी पूनमचंद ने जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के लिए ही नहीं, प्रतापगढ़ अपने धार्मिक आयोजनों के लिए भी पहचाना जाता है। प्रतापगढ़ की रथ यात्रा बड़ी मशहूर है। यह पर्यूषण समाप्त होने के बाद आयोजित होती है। इस दिन का इंतजार प्रतापगढ़ ही नहीं, दूर बसे प्रतापगढ़ी हुम्मड़ों को भी होता है। वे रथ यात्रा में शामिल होने चले आते हैं। प्रतापगढ़ में 2 रथ यात्राएं निकलती है, एक जूना मंदिर की, दूसरी नया मंदिर की। दोनों रथ यात्राओं में हुम्मड़ जनों का उत्साह देखते बनता है। नगर में भ्रमण करके रथ यात्रा तालाब पर जाकर समाप्त होती है। वहां रथ की पूजा होती है और भगवान परशुनाथ की पूजा आराधना की बोली लगती है। निर्मल भाव कर्म बंध के छेदन उनका जो उपाय राजा ने बनाइए मारा 6000 रुपये बदे से मार पहने आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो। श्रावक बांधो आनंद गारे, श्रावक बांधो आरती में गुणवान। पूजा में लाऊं क्या भगवान, कुछ चढ़ाने के काबिल नहीं है। ये मोक्ष का द्वार है, भगवान की माल है। 33,001 रुपया, 33,001 रुपया। यूं पूरे बागड़ क्षेत्र में रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। प्राय हर नगर में हुम्मड़ों के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन होता है, पर सागवाड़ा की यह रथ यात्रा की अपनी ही खूबी है। यहाँ 2 रथ निकलते हैं और दोनों रथों का मिलन करवाया जाता है। एकम के दिन एक रथ निकलता है जो सेठों के मंदिर से निकलता है। उसको रात को 12 बजे भंडार करते हैं और द्विज के दिन सुबह में गांधीयों के मंदिर का रथ और यहाँ जूना मंदिर का रथ दोनों एक साथ सुबह 5:30 बजे एक ही नगारे की चोट के साथ अपने अपने स्थान से उठते हैं और दिन भर उनको मतलब जो है यहाँ विहार कराया जाता है और रात को 8 बजे मसानिया तालाब के ऊपर दोनों रथ का मिलन होता है। ये एक मिलन अद्भुत मिलन है और ऐसा मिलन वागड़ में कहीं पर भी नहीं होता है। इतिहास अब भी अपनी कहानी कह रहा है। परंपराओं का अभी भी पालन हो रहा है।
अरे आओ, तुम्हें हुमड़ों की परंपरा के बारे में बताता हूं। लेकिन पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि हुमड़ समाज ने वो सब परंपराएं त्याग दी हैं जो सामाजिक बुराई कही जाती है? चलो आओ, हुमड़ जैन समाज बहुत ही प्रगतिशील समाज है। हुमड़ समाज में किसी भी प्रकार की कुरीति नहीं है। विशेष करके दहेज प्रथा नहीं के बराबर है। मृत्यु पश्चात भी कोई भी आडंबर न के बराबर है, जैसे श्राद्ध, अस्थि विसर्जन इत्यादि। हुमड़ समाज में व्यक्ति व्यसनी नहीं के बराबर है। समाज में धर्म प्रभावने के लिए पर्युषण पर्व 18 दिन के मनाए जाते हैं, जिसमें श्वेतंबर दिगंबर का कोई भेद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हुमड़ समाज बड़ा प्रगतिशील है। हाँ, बहुत प्रगतिशील है। और इंदौर ने देश विदेश में भी अपनी प्रगतिशीलता के झंडे क्यों गाड़ रहा है? क्योंकि इसकी सोच बड़ी प्रगतिशील है। अच्छा, ये तो हुई इतिहास और प्रगतिशीलता की बात है, लेकिन मैं अब तुम्हें परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ दादाजी, बताइए ना इसी परंपराओं के बारे में। इस परंपरा अरे रसज्ञ, चलो यहाँ। और ये कौन है साथ में? मेरा दोस्त है। अरे हाँ, बैठो, चलो इधर बैठो। परंपरा के बारे में अपन बात करते हैं। चलो रसज्ञ, तुम बताओ, ढूंढ क्या होता है? ढूंढ? ये क्या होता है दादाजी? ढूंढ वो पहली परंपरा है जो हुमड़ जन में सबसे पहले होती है, नामकरण संस्कार से। हुमड़ परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों के नामकरण समारोह के लिए सामूहिक ढूंढ का आयोजन किया जाता है। पुराने जमाने में जनगणना में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए गोरजी द्वारा बच्चों का पंजीयन होली पर किया जाता था। धीरे धीरे यह आयोजन एक उत्सव बन गया। इस अवसर पर नवजात शिशु के माता पिता, दादा दादी आदि सभी परिजन उपस्थित होते हैं। गोरजी नवजात बच्चे का नामकरण संस्कार पूर्ण कराते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे पीछे खड़े होकर डांडिया बजाते हुए हर्षोल्लास करते हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सामूहिक ढूंढ का यह आयोजन होली मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। होली रे होली, रंगों की डोली आई तेरे घर। हुमड़ समाज की प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है विवाह की परंपराएं। जैन समाज की सभी जातियों में हुमड़ ने ही पहली बार सामूहिक विवाह की परंपरा शुरू की और इस तरह धन का अपव्यय रोका। हुमड़ों के यहाँ विवाह में कई परंपराएं ऐसी हैं जो उनकी अपनी खासियत है। विवाह एक दिन का होता है, उसमें दिखावा और फिजूल खर्च नहीं होता। केवल हुमड़ परंपराओं का पालन करते हुए सभी वैवाहिक कार्यक्रम पूरे किए जाते हैं। प्रतापगढ़ की मुख्य परंपराओं में माँ का माटला लाना, वनाक बिठाना, लापी खिलाना, मनोरा लाना, मामा के यहाँ लापी खाने के लिए जाना, मायरा पिनाना, इसके बाद फूकना, तोरण मारना, वेदी पे बैठना, ये सभी परंपराएं जो पुरानी हैं आज भी चली आ रही हैं और उनका निर्वाह अच्छी तरह से किया जाता है। हुमड़ समाज के वैवाहिक कार्यक्रम में 3 रस्में मुख्य रूप से मामा परिवार द्वारा संपन्न की जाती है। ये है लापी बांधना, वनोरा और मामेरा। वर वधू को वनाक बैठने के बाद मामा के घर परिवार द्वारा लापी खिलाने की प्रथा है। लापी दरअसल घी में सीके आटे में गुड़ की चाशनी मिलाकर हलवे की तरह बनाई जाती है। वर वधू के सामने बाजोट रखा जाता है, जिस पर थाली रखकर वर वधू को उसकी मामी थोड़ा थोड़ा करके 3 बार परोसती है। फिर वर वधू 7 बार धोख देकर खाते हैं। अन्य रिश्तेदार भी खिलाते हैं। फिर वर वधू के भाई बहन भी खाते हैं। इस अवसर पर शगुन के रूप में नेक दिया जाता है।
वर वधू का वनोरा निकलते समय मामी अपने घर से कुंडी रखकर लाती थी। वर वधू की मां बदाकर कुंडी झेलती थी। मामेरा एक महत्वपूर्ण वैवाहिक रस्म है। मामा के घर से वर वधू के परिवार के लिए वस्त्र पेरावनी लाई जाती है। एक थाली में कंकु, चावल, नारियल, पानी का कलश और कटोरी में दही रखा जाता है। वर वधू को बाजोट पर बिठाकर मामी उनके पैरों पर 3 बार कंकु, फिर दही आदि से पाव पूजन करती है। सामर्थ्य के अनुसार कपड़े या आभूषण का उपहार भी दिया जाता है। इसके बाद वर वधू के परिवार वालों को वस्त्र दिए जाते हैं। मांडपा रोपना भी एक महत्वपूर्ण रस्म है। मिट्टी से भरे डब्बे में 4 चकली वाला डंडा रोपा जाता है। उस पर कंकु के छींटे और चावल क्षेपण करके लच्छा बांधा जाता है। घर की 5 औरतें कंकु की थाली से मांडपा बधाती है। बारात के पहुंचने पर वर तोरण पर तलवार स्पर्श कराकर तोरण मारने की रस्म पूरी करता है। साहस वर का तिलक करती है। वर वधू की मां आपस में एक दूसरे को मोर चुंदड़ी पहनाती है। मोर चुंदड़ी पहनाकर वे एक दूसरे को फूंकती है। इस रस्म में दोनों परिवार के समधी भी आपस में फूंकते हैं। इस तरह से समधी से समधी और समधन से समधन का मिलन होता है। सास वर को घोड़े से उतारकर गले में रुमाल बांधकर विवाह स्थल के लिए ले जाती है। कुंवर समाज की मुख्य बात यह है कि इसमें लेन देन का बिल्कुल रिवाज नहीं है। छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी भी साधारण से कार्यक्रम में अपने विवाह परंपराओं को पूर्ण कर लेता है। वह आदमी धन्य होता है जो अपनी चौथी पीढ़ी का मुख देख ले। जिस हुमड़ परिवार में पोते के यहाँ संतान जन्म लेती है, उस परिवार में पड़पोते को देखने वाला वृद्ध सदस्य स्वर्ग पा जाता है। हुमड़ों में भी जब पड़पोते का जन्म होता है तो उस अवसर पर बुजुर्गों को स्वर्ण सीढ़ी पर बिठाया जाता है ताकि बुजुर्ग उस सीढ़ी पर आसीन होकर स्वर्ग आरोहण कर सके। हुमड़ों में पूजा अभिषेक पद्धति का नियम विधान लगभग 5वीं सदी से नंदी संघ के आचार्य पूज्यपाद के समय से चला आ रहा है। तब से हुमड़ इसी परंपरा का पालन करते हुए पूजा अभिषेक करते हैं। हुमड़ों में विशेष अवसर पर पूजा अभिषेक के प्रसंग पर धन दान के माध्यम से पूजा अभिषेक का अवसर हासिल किया जाता है। इसके लिए सार्वजनिक रूप से बोली लगाई जाती है। ऊंची बोली लगाने वाले को पूजा और अभिषेक का अवसर मिलता है। हुमड़ों की पहचान उनके विशेष खानपान के कारण भी रही है। इसमें खाचले की पूड़ी का खास महत्व है। यह आटे की बनी एक बड़ी पूड़ी होती है जिसे विशेष कारीगर द्वारा बनाया जाता है। इंदौर में हुमड़ों के आयोजन में खानपान में आत्मीयता का समावेश होता है। जैसे ढूंढ और होली के मिलन कार्यक्रम के दिन हुमड़ों के सामूहिक खानपान की व्यवस्था हुमड़ परिवार के सदस्यों द्वारा संभाली जाती है। इस तरह परोसगारी करके हुमड़ खानपान को आत्मीय बना देते हैं। हुमड़ समाज परंपराओं में ही नहीं, कलात्मक संस्कार में भी आगे रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है थेवा कला। यह प्रतापगढ़ की विशेष हस्तशिल्प कला है। हुमड़ समाज ने इस कला परंपरा के कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। 500 साल से भी अधिक प्राचीन इस कला के विकास में हुमड़ समाज का बड़ा योगदान है।
ठेवा कला के कारीगर अपनी कला को प्रदर्शित नहीं करते। इस कारण इस कला का कार्य पारंपरिक रूप से केवल उन्हीं के परिवारों द्वारा किया जाता है। ये परिवार प्रतापगढ़ राज्य का संरक्षण प्राप्त होने के कारण से राजसोनी भी कहे जाते हैं। डिजाइन करने के बाद में फिर ये तैयार हो जाता है क्या, तो इसको इस ग्लास में फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर मोती लगेंगे और यहाँ पे माला की गुथाई हो जाएगी। उससे फिर ये लॉकेट तैयार हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। और माला की गुथाई होके बिल्कुल कंप्लीट, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट लॉकेट है गले का। अच्छा, इंदौर में हुमड़ जैन समाज क्या क्या कर रहा है, वो सारी बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो आओ मेरे साथ आओ, धीरे से आना। चलो 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 दशक, हाँ चलो आओ अथर्व। जानते हो इंदौर में हुमड़ कहाँ से आए? राजस्थान से। एकदम सही। एक समय था जब प्रतापगढ़ में 3000 से ज़्यादा हुमड़ रहते थे और धीरे धीरे वे देश के अलग अलग शहरों में, बम्बई, इंदौर, जयपुर, सूरत, अलग अलग शहरों में बसने लगे और अधिकतर ये हुमड़वासी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में जाकर बसे। उनकी प्रशासनिक और व्यापारिक योग्यताओं को देख करके कई राज्यों के महाराजाओं ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कि महाराजा शिवाजी ने ईडर के श्रेष्ठी जयचंद गांधी को जागीर देकर फलटन के अंदर आमंत्रित किया और इस तरह से फलटन और शोलापुर के अंदर हमारे हुमड़ जाकर के बसे। इंदौर में हुमड़ों का इतिहास पिछली सदी की शुरुआत से मिलता है। हुमड़ यहाँ व्यापार वाणिज्य के लिए आए थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। सन 50 के आसपास हुमड़ समाज के गणमान्य लोगों ने सोचा कि यहाँ वहां बिखरे हुमड़ परिवारों को एकजुट रखने के लिए और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए हुमड़ समाज का एक संगठन बनाना चाहिए। इसी विचार ने आकार लेना शुरू किया और हुमड़ समाज के संगठन का इंदौर में उदय हुआ। समाज के प्रभावशाली लोगों की पहली मीटिंग श्री करणमल जी मेहता के निवास पर हुई। इस मीटिंग से उत्साहित होकर सबने एक मत से हुमड़ संगठन बनाने का प्रण लिया। इसी प्रण को पूरा करने के लिए 9 अप्रैल 1959 को धर्मादे की बगीचे में हुमड़ जन इकट्ठा हुए और साधारण सभा करके हुमड़ समाज का गठन किया गया। बातें हमने की थी, हमारे यहाँ ढूंढ प्रोग्राम होता था शाम को, तो हमने कहा कि ये प्रोग्राम के संगठन भी करो और संगठन करके काम चला बढ़िया समाज का। बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग थी, दरियों पर बैठ करके हम लोगों ने मीटिंग की थी। भोजन के साथ जुड़ी हुई थी वो मीटिंग और खूब लोग थे। उस समय के हिसाब से करीबन 800-900 लोग थे। तो समाज का फंक्शन होता था ना, और समाज के फंक्शन के अंदर जो है ना सब लोग जाना चाहते थे और वही एक चीज़ थी जिसने सब लोगों को आकर्षित किया इस बात के लिए हम संगठित हों। समाज के आरंभ में सबसे पहला काम किया गया इसके संविधान बनाने का, जिसके संयोजक थे सागरमल जी मौला। भवन पर मीटिंग हुई थी, उसमें विचार करा कोई अपने ऐसा सब विधान ऐसा बना लिया जाए जो पीछे जाकर के तकलीफ नहीं पड़े। एक सबसे पहली बात तो ये कि जो संविधान पास किया गया उस संविधान की एक मुख्य धारा है कि प्रत्येक प्राणी जो हुमड़ समाज में जन्म लेता है वो जन्म लेते से हुमड़ समाज का सदस्य हो जाता है। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी इस संविधान में इस धारा को जोड़ने के लिए कि कई लोग कह रहे थे कि पैसा दे करके जो है ना मेंबर बनाना चाहिए, कई उम्र के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन शायद एक अकेला व्यक्ति में था जिसने इस बात की शुरुआत की कि नहीं, अपनों को ऐसे सदस्य नहीं चाहिए, अपनों को चाहिए जो हुमड़ समाज हुमड़ सब परिवार में जन्म ले वो व्यक्ति इस हुमड़ समाज का सदस्य। संविधान बनाने के बाद हुमड़ समाज ने अगले 3 वर्षों तक डॉक्टर मोतीलाल बागड़िया के अध्यक्ष काल में अनेक प्रशंसनीय काम किए। पर समाज के वर्तमान स्वरूप की पहली नींव रखी गई 1961 से 1967 के बीच में। इस दौरान अध्यक्ष थे अर्जुन लाल जी बंडी और मंत्री थे शांतिलाल जी दोषी।
इसके कोषाध्यक्ष थे कर्णमल जी मेहता। कर्णमल जी मेहता ने विचार प्रकट किया कि समाज का अपना भवन होना चाहिए। सबने समर्थन किया। गुलाब पार्क, राजमोहल्ला, महेश नगर में 6600 वर्ग फुट का प्लाट खरीदा गया। जमीन की रजिस्ट्री हुई। ये तो राजमोहल्ले में हमने देखी, वहाँ पहले हमारा मामूली मकान था समाज का, वहाँ वो जमीन पसंद आ गई तो वो ले ली। ये प्लॉट जो है श्री कर्णमल जी मेहता ने मुझसे आकर के और उसको बताया 8 बजे हम दुकान खोलते हैं। तो ऐसा है कि चंद्ररत्न भाई, ऐसा है कि नहीं ये रतनलाल गुप्ता कॉलोनी का काट रहे हैं राजमहल के अंदर, तो उसके अंदर ऐसा 1000 आप दो, 1000 मैं देता हूँ और 2000 रुपये डिपॉजिट दे करके और अपन जो है मतलब ये कि नहीं रसीद बनवा लेते हैं। इसके बाद में शाम को मीटिंग समाज बुला करके श्री शांतिलाल जोशी दुकान पे मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये पास किया गया है और उसके यानी कि जमीन खरीद ली जाए समाज के लिए। तो उस समय जो है 6600 वर्ग फुट का ये प्लॉट था। वो ऐसा है कि कर्णमल जी मेहता के इन्फ्लुएंस से वो 4 रुपये स्क्वायर फुट के लगभग जो है वो सौदा हो गया। हुमड़ जैन समाज इंदौर द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयत्न चल रहे थे, उस दौर में 1969 में श्रीमान रतनलाल जी बंडी के अध्यक्षीय कार्यकाल में सूर्य सिंह जी मेहता आदि के प्रयास से समाज का कुछ हिस्सा निर्मित किया गया। रतनलाल जी बंडी के अध्यक्षीय दायित्व में ही 1969 से 75 तक की कार्यकारिणी में अनेक कार्य हुए। 10वीं 11वीं कार्यकारिणी का कार्यकाल 1980 से 84 तक रहा। शांतिलाल जी जोशी के अध्यक्ष दायित्व में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुधार, भवन निर्माण समितियों का गठन किया गया। दूसरे चरण में बने समाज भवन